नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बढ़िया होंगे। अपन डीएनए न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें अपने को डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ना था। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में अपन ने पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने मवाद या पस सेल्स में से की थी और उनको न्यूक्लिन नाम दिया था। और न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था अल्टमान ने, न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय या एसिडिक नेचर के कारण। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो मैंने आपको डीएनए और आरएनए की जनरल इन्फॉर्मेशन बताई दी थी और आप लोगों में से कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, उनके लिए वेरी गुड। डीएनए में कंपोनेंट कौन कौन से थे? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार के थे? दो। कौन कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। आरएनए में भी प्यूरिन और पिरामिडिन था। प्यूरिन कौन सी होती है? एडेनिन गवानिन। और पिरामिडिन कौन सी होती है? थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? यूरेसिल क्षारक होता है। ये मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपसे पूछा था कि डीएनए और आरएनए में कितने कार्बन वाली शर्करा होती है, तो आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज। पेंटोज शुगर होती है, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। C5H10O5 ये तो होती है राइबोस शर्करा। और C5H10O4 ये होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। देखो है ना, ऐसे बताया था ना मैंने आपको, डीएनए होता है और ये था आरएनए। डीएनए में एक तो शुगर थी, तो आरएनए में भी शर्करा हो गई। डीएनए के अंदर फॉस्फेट समूह था, आरएनए में भी फॉस्फेट समूह था। नाइट्रोजनी क्षारक इसमें थे, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षारक थे। तो मैं आपको शुगर के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी कि शर्करा में क्या है क्या नहीं है। तो दोनों के अंदर डीएनए और आरएनए में पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज का मतलब इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। ये होती है राइबोस शर्करा C5H10O5। डीएनए में होती है C5H10O4 डीऑक्सीराइबोस शर्करा। मैंने आपको बताया था कि विकास के दौरान आरएनए पहले आया था, आरएनए से बना था डीएनए। तो राइबोस शर्करा के एक दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो उससे बनती है डीऑक्सीराइबोज। देखो है ना, इसका नाम है राइबोस शर्करा। ये तो है राइबोज शुगर और ये वाली है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो राइबोज शर्करा के दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो कौन सी शर्करा बनेगी? डीऑक्सीराइबोज। अगर इसका डीऑक्सी हटा देंगे तो फिर राइबोज शर्करा ही बची ना। तो पहली बात तो राइबोज शर्करा का सूत्र याद कर लो, C5H10O5। और डीऑक्सीराइबोज शर्करा का सूत्र क्या है? C5H10O4। इनका एक बार मैं आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये तो आप समझ गए ना फॉर्मूला। अब इसके बाद में इसका चित्र देख लो आप शुगर का। देखो इधर, ये वाली तो राइबोस शुगर है, ये वाली डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। राइबोस शर्करा का इसमें कार्बन की नंबरिंग हो रही है ना, दोनों के अंदर 5-5 कार्बन होते हैं। ये था C5H10O5, ये थी C5H10O4। यही बताया मैंने आपको। ये वाली राइबोस शुगर है, ये वाली डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दोनों में ऑक्सीजन का डिफरेंस है, कार्बन की संख्या दोनों में समान है। चित्र वैसे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके चित्र काम नहीं आएंगे, ये चित्र काम आएंगे आरएस मेंस। अगर आप दे रहे हो तो मेंस में तो फिर लिखना पड़ता है ना, तो वहां पे आपको चित्र काम आ सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल याद रखो, ये राइबोस शुगर C5H10O5, डीऑक्सीराइबोस शर्करा है C5H10O4। राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो कौन सी शर्करा बन जाती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। देखो इसमें कार्बन की नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 और ऊपर वाला 5वां। इधर देखो डीऑक्सीराइबोज में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन सारा सेम है। यहाँ पर OH है, इसमें HOH है, HOH, CH2OH, H, ये 5 कार्बन वाली शर्करा है ना। इधर देखो, पहले कार्बन पर तो OH ही है, लेकिन दूसरे कार्बन पर यहाँ पर OH है, इसमें ओनली H है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है? राइबोस शर्करा के इस दूसरे कार्बन पर ये ऑक्सीजन हट गई तो ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा बन गई। तो चित्र दोनों के सेम है, ओनली सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन कम होगी। और डायग्राम आपको समझने के लिए है। राइबोस शर्करा का फॉर्मूला होता है C5H10O5, डीऑक्सी राइबोस शर्करा का फॉर्मूला होता है C5H10O4। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो आप, ये तो दोनों की शुगर समझ गए ना आप, 3 चीजें थी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या था? फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह था। फॉस्फेट समूह का फॉर्मूला होता है PO4-3। फॉस्फेट समूह है PO4-3। अब मेरी बात सुनो, डीएनए और आरएनए होते हैं ना, इन दोनों के अंदर मिलता है फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए और आरएनए में H3PO4 या क्या होता है? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। और ये H3PO4 है ना, सूत्र कैसे बनते हैं वैसे मैं आपको केमिस्ट्री में सिखाऊंगी। सूत्र बनाते समय एक का आवेश दूसरे पर, दूसरे का आवेश इस पर लगता है। ये जो 3 दिख रहा है ना आपको नीचे, ये PO4 का है। यदि इस वाले सूत्र को अपन तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे टूटेगा, H+ और PO4-3। अब इसका 3 इसके लगेगा, इसका +1 इस पे लगेगा और सूत्र बनेगा H3PO4। तो ये तोड़ा तो इसमें फॉस्फेट समूह आ गया ना, PO4-3। तो पहली बात तो डीएनए और आरएनए में कौन सा अम्ल होता है? तुरंत आंसर दोगे फॉस्फोरिक अम्ल। और इवोल्यूशन में कौन पहले आया था, डीएनए या आरएनए? तुरंत आंसर दे देना आरएनए। फॉस्फोरिक अम्ल की अधिकता के कारण से ही डीएनए और आरएनए कैसी नेचर के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब मेरी बात सुनो, डीएनए के साथ हमेशा प्रोटीन होती है हिस्टोन। डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है, तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है। अपन जहां भी पढ़ रहे हैं सब जगह अलग अलग प्रोटीन आई ना, बालों में अलग आई, नाखूनों में अलग आई, डीएनए में अलग प्रोटीन आ गई। मानव शरीर में प्रोटीन सर्वाधिक कौन सी होती है, वो अलग आएगी। सब जगह अलग अलग प्रोटीन है। डीएनए में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन। और हिस्टोन कैसी प्रोटीन होती है? क्षारीय, बेसिक नेचर की प्रोटीन होती है। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन होती है, बेसिक नेचर की होती है। लेकिन फिर भी डीएनए और आरएनए अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डीएनए और आरएनए अम्लीय प्रकृति के होते हैं ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक अम्ल की अधिकता के कारण से ही इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए नाम दिया गया है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रही हूँ, डीएनए और आरएनए, डीएनए व आरएनए कैसे होते हैं? अम्लीय, एसिडिक नेचर के होते हैं। और इनकी अम्लीय प्रकृति किसके कारण से होती है? तो अम्लीय प्रकृति होती है फॉस्फोरिक एसिड की अधिकता के कारण से। एक्सेसिव लेवल होता है फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरिक अम्ल की अधिकता के कारण से कैसे होते हैं? अम्लीय। जबकि डीएनए में क्षारीय प्रोटीन भी होती है, और इसमें क्षारीय प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन। समझ गए? तो एक तो इनमें शुगर हो गई, दोनों शुगर मैंने आपको बता दी, चित्र भी बता दिया। फॉस्फेट समूह आप समझ गए, फॉस्फोरिक एसिड से दोनों में फॉस्फेट समूह बनता है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेसेज होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होती है। अब मेरी बात सुनो, एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक तो पूछेंगे आपसे न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? आपसे पूछेंगे न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब है। और एक आपसे पूछेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब मेरी बात सुनो, डीएनए और आरएनए में 3 ही चीजें होती हैं, क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट समूह। तो जब नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेसेज से कौन जुड़ जाती है? शर्करा, शुगर। नाइट्रोजनी क्षारक से
शर्करा जुड़ती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। साइड का मतलब होता है क्षारक और शर्करा। और जब न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देंगे, फॉस्फेट समूह। भाई फॉस्फेट समूह ही बचा ना, दो चीजें तो अपन ने ले ली हैं, क्षारक और शर्करा, तो फिर बचता है फॉस्फेट समूह। और जब इसमें फॉस्फेट समूह जोड़ देंगे तो फिर क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। एंड डीएनए एंड आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए किसके बहुलक होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं तो इनको क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, समझ गए। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है क्षारक और शर्करा। पहला क्वेश्चन कि क्षारक और न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो क्षारक और शर्करा। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये साइड ही है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाना। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट समूह जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनेगा, डीएनए, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ही क्या बनेगा, आरएनए। तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। बहुलक है तो मैंने यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख दिया। इतना आप नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ गए। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डीएनए अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं कल के लिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अच्छा, पेंटो शुगर वाला मैंने आपको आज आंसर बता ही दिया है कल वाले क्वेश्चन का। तो डीएनए का प्रयोगशाला में कृत्रिम संश्लेषण, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, ये आपके लिए कल का सवाल है। डीएनए का कृत्रिम, आज का सवाल है कि कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था, इसके बारे में आपको बताना है। फिर मैं तो बताऊंगी सही आपको। डीएनए की स्ट्रक्चर देखो एक बार। देखो डीएनए द्विकुंडलित होता है, अभी लिखा दूंगी वो तो मैं आपको। द्विकुंडलित मॉडल इसका वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है, तो ये तो आप समझ जाओगे। द्विकुंडलित कैसा डीएनए होता है, तो देखो एक आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ी थी ना अपन ने, तो वहां पर सर्कुलर डीएनए आया था। और ये वाला डीएनए अपन पढ़ रहे हैं केंद्रक के अंदर द्विकुंडलित डीएनए होता है। तो ये डीएनए की दोनों कुंडलियां हैं। डीएनए होता है ना, इसमें सिर्फ रस्सी नहीं होती, रस्सी रस्सी की जैसे कॉइल्ड होता है डीएनए, हाईली कॉइल्ड होता है। कॉइलिंग की नेचर होती है, रस्सी की जैसे घुमा हुआ होता है। तो इसको सर्पिलाकार मॉडल या द्विकुंडलित मॉडल या डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, डीएनए में तीन चीजें थी, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा, फॉस्फेट समूह। अब ये दोनों कुंडलियां हैं, इनके बीच में आपको ऐसे लाइनें दिख रही है ना, और इस पे बेस पेयर भी लिखा हुआ है। और इन लाइनों का मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिनिन, थाइमिन, यहाँ पे लिखा हुआ है गवानिन और साइटोसिन। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि ये जो लाइनें हैं ना, इनके अंदर नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एडिनिन डबल बॉन्ड थाइमिन एंड गवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। समझ गए। एडिनिन और थाइमिन के बीच में तो डबल बॉन्ड होते हैं, गवानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ये नाइट्रोजनी क्षारक इस डीएनए के अंदर होंगे, इस लूप के अंदर पाए जाते हैं। अब एक लूप के अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ये जो एक लूप दिख रहा है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। और दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अंदर 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, दो नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसकी डीएनए में सांप की जैसे घुमाव है ना, तो एक कुंडलन का घुमाव होता है 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। एक कुंडलन का घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। और इन दोनों लड़ियों के बीच में यहाँ पर दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम की, 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। ये द्विकुंडलित मॉडल की मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है। अब मेरी बात सुनो,
ये तो आप समझ गए कि इसके बीच में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, गावानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। और ये भी ध्यान रखना, इनके बीच में जो ये बॉन्ड होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंधों के द्वारा नाइट्रोजनी क्षारक आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन बंध बनाती है थाइमिन से, गावानिन बंध बनाती है साइटोसिन से। एक बात और बताऊं, प्यूरिन भी बताई थी मैंने आपको कल, और पिरामिडिन भी बताई थी ना। प्यूरिन थी एडेनिन गावानिन, पिरामिडिन थी थाइमिन और साइटोसिन। हमेशा समान समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण, असमान में क्या होता है, आकर्षण। अरे लाइफ में अट्रैक्शन अपोजिट से हुआ है या सेम जेंडर से हुआ है? अपोजिट से ही अट्रैक्शन होता है ना। बस में जाते हो आप, 3 की सीट में 3 बैठे हुए हो और चौथा समान वाला आ जाए तो जगह देते हो क्या? अरे हट उधर, हम ही नहीं मारे हैं, इसको और बिठाओ। और कोई असमान वाला आ जाए तो तुरंत जगह हो जाती, आओ हो मैडम, बैठो बैठो बैठो। तो इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, साइंस बोल रही है। हमेशा समान समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण, असमान में क्या होता है, आकर्षण। हमेशा ध्यान रखना, प्यूरिन का बंध किससे बनाओगे? पिरामिडिन से। प्यूरिन का प्यूरिन से बंध मत बना देना, नहीं तो पाप पड़ेगा तुम्हें, श्राप और दे देगी ये। प्यूरिन हमेशा बंध बनाती है पिरामिडिन से। और तो एडेनिन का बंध थाइमिन से बनेगा, गावानिन का बंध साइटोसिन से बनेगा। समझ गए? एडेनिन कभी भी गावानिन से बंध नहीं बनाएगी। तो एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड, गावानिन साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड। एक लूप में 10 नाइट्रोजनी क्षारक, 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलिनी का घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप ये क्या लिख रहे हो, एक के ऊपर बिंदी लगा रहे हो, ये क्या है? तो ये है एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर बिंदी लगा रही हूं ना, ये है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है दूरी का। एंगस्ट्रॉम देखो फिजिक्स पर जब अपन पढ़ेंगे ना तो एंगस्ट्रॉम आएगा। वैसे एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का, और तरंग दैर्घ्य भी एक प्रकार की दूरी होती है। तो आप नॉर्मल सिंपल अभी ध्यान रख लो कि एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक है और अपन इनके बीच की दूरी ही लिख रहे हैं ना। तो एक और बात बता दूं, फिजिक्स की बात आ गई है तो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया होगा। आज से मैंने फिजिक्स का पेपर स्टार्ट कर दिया है। अभी तक अपन बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने काफी सारे कराए हैं आपको। अभी आज से अपन फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के करेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो अब कर लो, पेपर का फायदा उठाया करो। तुम्हारे लिए लिख रही हूँ मैं, आंसर की आपको डेली मिली जाती है, तो उससे आप अपना ऑब्जर्वेशन भी कर लिया करो कि कितनी तैयारी चल रही है आपकी। और टॉपिक मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगी। जैसे आज तो मैंने आपको जो टॉपिक दिया है वो सिंपल यूनिट्स का है, मात्रकों का है। कल का टॉपिक आपको मैं अभी बता दूंगी, शाम को लिख के उसमें चैनल पे ही लिख दूंगी, आप देख लेना। वैसे कल का टॉपिक रहेगा प्रेशर, दाब रहेगा, और डेली आपको टॉपिक उसी पे ही मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लिया करो और पेपर दे दिया करो, ठीक है। एंगस्ट्रॉम मात्रक होता है दूरी का, तो इनके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक हो गया। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10 की घात माइनस 10 मीटर होती है। चलो तो अब वापस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो वापस मैं एक बार चित्र और दोबारा से समझा दूंगी आपको। पहले अपन लिखते हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, बाई हेलिकल मॉडल, सर्पिलाकार मॉडल। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया है? वॉटसन व क्रिक ने। द्विकुंडलित मॉडल वॉटसन व क्रिक ने दिया। वॉटसन और क्रिक ने कब दिया था? इसका सन आता है एग्जाम में। वॉटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। मेन सन आपको याद करने पड़ेंगे। कोशिका की खोज मर्त कोशिका की 1665, जीवित कोशिका की 1674। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 1953। एलडीसी में सवाल आया था डीएनए का एक्स-रे द्वारा अध्ययन, एक्स किरणों द्वारा अध्ययन किसने किया है? डीएनए का एक्स किरणों द्वारा अध्ययन किया है विल्किंसन ने।
डीएनए का एक्स किरणों द्वारा अध्ययन किसने किया है? विल्किंसन ने। और इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या मिला है? नोबेल प्राइज। तीनों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त रूप से मिला है ना, इसलिए मैंने साथ लिखा है। और कब मिला था? 1962 में। समझ गए? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। फिर इसका एक्स किरणों से अध्ययन विल्किंसन ने किया था। 1962 में क्या मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार। फिर द्विकुंडलित मॉडल क्या है ये मैंने आपको समझाया है। अब मेरी बात सुनो, एक बार वापस से आप चित्र को देखो। देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि बीच में नाइट्रोजन क्षारक है। अब मेरा सवाल ये है कि ये लाइन किससे बनी हुई है? बीच में तो अपन ने नाइट्रोजन क्षारक लिख दिए, इस लाइन में क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताओ सोच के, अगर दे सकते हो तो। लाइनों में क्या है? देखो मेरी बात सुनो, ले दे के डीएनए में तीन ही चीजें होती हैं। नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, अल्टरनेट जुड़ जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, ऐसे जुड़ करके और यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। और इसी बॉन्ड को डीएनए की क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, शुगर फॉस्फेट है बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट का जो बॉन्ड होता है ना, यही डीएनए की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि इनके बॉन्ड से ही तो डीएनए की स्ट्रक्चर बनी हुई है ना। फिर इसके बीच में नाइट्रोजन क्षारक आ गए तो ये शुगर फॉस्फेट अल्टरनेट जुड़ जाते हैं एक के बाद एक में, और यही डीएनए की क्या कहलाती है? रीढ़ की हड्डी कहलाती है। ये ध्यान रखना। बाकी मैंने दूरी वूरी तो आपको समझाई दी है। वापस देखो इसके बाद में, देखो ये डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। अभी तो मैं आपको ये बता रही थी ना, फॉस्फेट शुगर एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, बीच में नाइट्रोजन क्षारक आ जाते हैं, उसी का ही और अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। ये तो शुगर का डायग्राम है ना, मैंने आपको दिखाया भी था अभी। ये 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर CH2OH का 5वां कार्बन हो गया। ये जो गोले में आपको दिख रहा है ना, ये फॉस्फेट है, ये सारे फॉस्फेट समूह हैं, और ये शर्करा है। तो ये जो फॉस्फेट समूह है ना, वो एक शर्करा के तीसरे कार्बन से दूसरी शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, और इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही डीएनए की क्या कहते हैं? रीढ़। और ये बीच में नाइट्रोजन क्षारक हो ही गए ना, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, गवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, फिर ये एडेनिन थाइमिन, फिर ये गवानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। तो फॉस्फेट शुगर एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, इनके बीच में नाइट्रोजन क्षारक आ जाते हैं, और ये डीएनए हो गया। वो लाइनें बनी हुई थी ना, उसको आप यहाँ पे खोल के देख लो। ये फॉस्फेट समूह है और ये शुगर का है। यहाँ पर समझ गए होंगे आप चित्र को। आगे देखो, ये डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई। अब मेरी बात सुनो, एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, नया सवाल भी है। वॉटसन और जो क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया है ना, ये है बी डीएनए। वॉटसन और क्रिक का जो द्विकुंडली डीएनए है, ये वाला है बी डीएनए। बी डीएनए, तो इसका मतलब और भी डीएनए होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। जेड डीएनए भी होता है, बी डीएनए भी है, ए डीएनए भी है। आप ये ध्यान रखो, वॉटसन और क्रिक का डीएनए बी डीएनए, या ये है राइट हैंडेड डीएनए। बी डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए, या दक्षिणावर्ती घुमा हुआ दाहिने हाथ। डीएनए में रस्सी के जैसे घुमाव होते हैं ना, तो जो वॉटसन और क्रिक का डीएनए है वो दाहिने हाथ की ओर घुमा हुआ होता है। तो दाहिने हाथ की ओर घुमा हुआ है, तो इसको राइट हैंडेड डीएनए या बी डीएनए कहते हैं। और एक जेड डीएनए भी होता है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। एक होता है जेड डीएनए, जेड डीएनए होता है लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड, लेफ्ट
हैंडेड कॉइल्ड, लेफ्ट हैंड की ओर घुमा हुआ, जबकि वॉटसन और क्रिक का बी डीएनए राइट हैंड की ओर घुमा हुआ। जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है, लेफ्ट हैंड की ओर घुमा हुआ होता है। इसके अलावा डीएनए का एक और क्वेश्चन आता है, ये जैसे इसमें नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गवानिन, फिर एडेनिन, ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़े हुए थे। तो इसकी सामने वाली साइड में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होंगे? एक साइड पे ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं, तो इसकी सामने वाली साइड पर कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होंगे? तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, ये ध्यान रखना कि इसी बॉन्ड किसके साथ बना रही है, जिसके साथ बंध बनाएगी सामने वाली साइड में वही होगा। एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, थाइमिन डबल बॉन्ड एडेनिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गवानिन। तो आपको सिंपल ध्यान है ही कि एडेनिन थाइमिन से बंध बनाएगी तो इसके सामने थाइमिन ही आएगा, थाइमिन एडेनिन से बंध बनाएगी तो जो बंध बन रहे हैं वो सामने वाली साइड में आएंगे, इसके सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थाइमिन। समझ गए इतना? तो एक क्वेश्चन ये भी आता है डीएनए के बारे में। अब मेरी बात सुनो, अपन ने जो डीएनए पढ़ा है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, मतलब जिनके डीएनए में एक ही स्ट्रैंड या एक ही कुंडल पाया जाता है। और इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज की है सिनशाइमर ने। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज किसने की है? सिनशाइमर ने। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? तो ये जीवाणु भोजियों या बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के अंदर। जीवाणु भोजी क्या होते हैं? अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जीवाणु भोजी क्या है। तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, साइंस में भोजी या फैजी वर्ड आता है खाने के लिए। जीवाणुओं को खाने वाले क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी। और जीवाणु भोजी एक प्रकार के क्या होते हैं? वायरस। ऐसे वायरस जो किसको खाते हैं? जीवाणुओं को। तो जीवाणु भोजी हैं जीवाणु को खाने वाले वायरस। जीवाणु को खाने वाले वायरस क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज किसने की थी? सिनशाइमर ने। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें होता है? जीवाणु भोजियों में, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस होते हैं ये बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा एक और डीएनए मैं आपको बताती हूँ, एक और होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। पैलिंड्रोमिक डीएनए जैसे आप गणित में नहीं पढ़ते हो पैलिंड्रोमिक संख्याएं, पैलिंड्रोमिक संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं जैसी होती है ना पैलिंड्रोमिक, वैसा ही पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। देखो है ना, पैलिंड्रोमिक डीएनए में ऐसा डीएनए जो राइट और लेफ्ट साइड से पढ़ने में समान हो। जैसे आप पैलिंड्रोमिक संख्याएं पढ़ते हो ना, इधर से और इधर से संख्याएं पढ़ने में एक जैसी हैं तो वो पैलिंड्रोमिक संख्याएं होती हैं। वैसे यदि नाइट्रोजनी क्षारक राइट और लेफ्ट से पढ़ने में समान हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाता है। और ये पैलिंड्रोमिक डीएनए काम आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, काम आता है ये बायोटेक्नोलॉजी में, और इसकी डिटेल आएगी। अभी आप इतना याद रखो, ऐसा डीएनए जो राइट और लेफ्ट साइड से पढ़ने में इक्वल हो, समान हो, वो क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाता है। अपन ने जो डीएनए समझा है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। वॉटसन एंड क्रिक का बी डीएनए है, राइट हैंडेड कॉइल्ड है। जेड डीएनए भी होता है जो लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड होता है। इसके अलावा एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की खोज किसने की? सिनशाइमर ने। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में मिलता है? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरस होते हैं जो किसको खाते हैं? जीवाणुओं को खाते हैं। समझ गए? ये तो आप लेफ्ट हैंडेड कॉइल्ड है जेड डीएनए। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था। इतना आप समझ गए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल पढ़ते हैं। थैंक यू।